नमस्कार दोस्तों। आज इस टॉपिक जो माइज़म बेस्ड है और इसको मॉडर्न साइंस में हेमोपैथी को कैसे समझा जाए, हम जो न्यूली रिसर्च जो है हेमोपैथी का कि माइज़म को आप मॉडर्न साइंस बेस पे कैसे समझें, आज हम उसी माइज़म से रिलेटेड इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर माइज़म को देखा जाए तो डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने इसका जो अपना नज़रिया पेश किया, क्योंकि वो ट्रीटमेंट तो कर रहे थे, एलोपैथी डॉक्टर थे वो, और बहुत ही हम कहेंगे कि आज के दौर में जो हम सोच रहे हैं उसने आज 200 साल पहले ऐसी चीज़ों को उसने सोचा था। तो कहने का मतलब यह है कि उसने अपनी किताब जो क्रॉनिक माइज़म है उसमें एक चीज़ का उसने जिक्र किया कि 85% जो डिज़ीज़ है वो सोड़ा है। इसीलिए बहुत सारे उसमें जो उनके फॉलोअर आए, जो डॉक्टर्स आए, उन्होंने सोडा को मदर ऑफ माइज़म कहा, मदर ऑफ डिज़ीज़ कहा। सेम उसी तरह से फिर बाकी बचे जो 15% डिज़ीज़ है वो उसी से फिर वो साइको और सिफिलिस में गया। तो सब तो कहते हैं कि माइज़म ऐसा है, माइज़म वैसा है, और सब ने अलग अलग अंदाज में इस चीज़ पर चर्चा किया। हम उन चीज़ों को आज एक शॉर्ट लेवल पर लेके जाएंगे, हम उस पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम अपने क्लिनिक में किस तरह से माइज़म को यूज कर सकते हैं, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। अब माइज़म जो हमारे क्लिनिक में आता है, क्योंकि हम इतना जब देखने जाएंगे तो फिर हमारे हाथ से केस निकल जाएगा। तो जितने भी राइटर्स हैं, चाहे वो सैमुअल हनीमन हो या फिर डॉक्टर केंट हो, ईवी नेस हो, ठीक है, सब ने अपनी अपनी लेज़र राइटिंग, उनकी जो एक बुक होती है लेज़र राइटिंग, उसमें उसका जिक्र करते हैं और करते हुए लिखते हैं कि उसने तो मिनिमम डोज का तो कहा ही कहा, लेकिन उसमें उसने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को जो है अवॉइड किया जाता है ड्यूरिंग मेडिकेशन। ठीक है, तो हम उसको हटा देते हैं। तो अगर हम देखते हैं, जैसे डॉक्टर थॉमस पीपी को देखते हैं, डॉक्टर काशीराम साहब को देखते हैं, तो इन्होंने एक अलग अलग चीज़ का एक नज़रिया दिया। अब डॉक्टर सैमुअल हनीमन और दूसरे लोगों ने कहा कि आपने जो गलती किया, जो आपके बैकग्राउंड में जो गलती हुई, तो फिर उसका वो गुनाह है। माइज़म के बारे में ऐसे ऐसे थ्योरी आए, और ये सारे उस समय के हिसाब से वो थ्योरी सही रही, बाद में भी वो थ्योरी सही रहा। फिर उन लोगों ने उसको एक सिस्टमेटिक मिजाज से उस चीज़ को समझा, समझने के बाद उस पर एक चर्चा किया। फिर उसके बाद एक नई चीज़ निकल के आई। जैसे हम यहाँ पे एक चीज़ का चर्चा करेंगे, और वो बहुत ही जिसको हम फॉलो करते हैं, डॉक्टर एएच रॉबर्ट। उसने माइज़म को बहुत ही सिंपल वे में उसने इस चीज़ को चर्चा में लाया। उन्होंने सोडा का डेफिनेशन इस तरह से किया कि जितने भी कहते हैं कि फंक्शनल डिस्टर्बेंस होते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन लेवल पे हो, उनको उसने सोडा का नाम दिया। अब साइकोटिक का नाम उसने क्या दिया कि ओवर ग्रोथ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो सकते हैं। ठीक है, और फिर उसने सिफिलिस को यूँ कहा कि आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है टिश्यूज़ में, और उसके साथ साथ माइंड में भी डिस्ट्रैक्शन होता है। उन्होंने ऐसा नज़रिया दिया। लेकिन डॉक्टर केंट साहब लिखते हैं कि अगर सोडा को देखा जाए तो उसकी माइंड में इचिंग होती है। अब इचिंग से मुराद यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं कि खुजली होती है। तो कहता है कि जब इंसान, क्योंकि आप जब इस माहौल में रहते हैं तो अब मेंटलिटी एक इचिंग होता है। तो मेंटलिटी इचिंग का मतलब ये है कि अब माहौल में सबको सब तरह से सब अच्छे रहना चाहते हैं या सब अच्छे ही रहते हैं। तो अब माइंड में कोई चीज़ आपकी अगर इंटर करती है तो ये इचिंग होता है माइंड में। ठीक है, जब माइंड में जब इचिंग होती है तो वो इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो जब इंटरनली एक्सटर्नली कुछ भी इचिंग होगा तो इचिंग होने का मतलब है कि आपके जो कुछ सिस्टम है उनको डिस्टर्ब करेंगे। तो जब डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ बाहरी चीज़, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, वायरस है, पैरासाइट है, फंगीज़ है, अलगीज़ है,
ये सारे चीज़ इन्वायरमेंट आपको जो भी एटमॉस्फेयर है या फिर कोई भी ज़मीन में है या फिर कहीं पे भी है, ये सारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। जब मौजूद है तो वो चीज़ें जब जैसी कोई चीज़ की अगर कमी होती है वो आप में इंटर करना शुरू कर देती है। तो सोरा का इस तरह से उसने डिफिनेशन को पेश किया। अब उस इचिंग से रिलेटेड इसमें ये हम समझ सकते हैं कि अगर आपका माइंड में इचिंग हुआ तो फिर कुछ ना कुछ डिफिशिएंसी या हुआ, कुछ सिस्टम आपके बिगड़े, जिसके वजह से जो बाहरी चीज़ें हैं वो आप में एंटर किया। तो वो डिफिनेशन में वो इस तरह से लिखते हैं कि उसका इचिंग कैसा होगा डॉक्टर केंट के हिसाब से, कि उसका लुकिंग भी इचिंग की तरह लगेगा, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। अब इसको मॉडर्न साइंस में कुछ इस तरह से, इसको जो मॉडर्न साइंस है इसको इस तरह से पेश किए कि अब अगर पैथोलॉजी को मॉडर्न साइंस में इस तरह से इसको पेश किया कि जैसे एक थ्योरी बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, खास के माध्यम से अभी के प्रैक्टिशनर को उस चीज़ को जानने की बहुत ही ज़रूरत है। अब वो थ्योरी ये है कि डॉक्टर कैंटिनियन, आम भाषा में KENTIAN, डॉक्टर कैंटिनियन की जो थ्योरी है उस थ्योरी को अगर आप समझिएगा तो आपको प्रैक्टिस करना और हेमोपैथी में ख़ास के माइज़म को इजी तरह से आप समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि सोरा सबसे पहले इंसान के माइंड में आता है। जो कैंटिनियन की जो थ्योरी है वो कहते हैं कि सोरा सबसे पहले माइंड में आती है। अब माइंड में आती है तो माइंड में आने के बाद हमने आपको जैसे कहा कि उसके माइंड में इचिंग होती है, तो इचिंग होती है तो फिर इसमें कैंटिनियन साहब ने अपने जो थ्योरी में लिखते हैं कि उसमें होता क्या है कि आपको जैसे ही माइंड में कुछ चीज़ का इचिंग हुआ, मतलब माइंड में कोई चीज़ डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है, और डिस्टर्बेंस होने के बाद आपके जो क्लाइमेट है, जो आपका जो पोल्यूशन है, ये आपके जिस्म के अंदर में इंटर करना शुरू कर देती है। तो ये 3 तरह से भी इंटर हो सकती है, स्किन के द्वारा भी हो सकती है, मुंह से भी हो सकती है, और आपका जो एक्सटर्नल चीज़ है, आपको जैसे यूरिन से भी हो सकता है, स्टूल से भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके इंटर आना कोशिश कर देती है। तो इसमें सबसे पहले कोशिश करता है कि वाइटल फोर्स इससे लड़ता है, ठीक है। लड़ने के बाद अब वाइटल फोर्स को तो इतना ताकत है कि वो लड़ेगा, पहले लड़ेगा, अब जब नहीं वो लड़ पाएगा उस चीज़ को बाहर धकेलेगा वो। तो पहले केसेस आपका जैसे ही बाहर धकेलेगा उस केस को आपको आएगा अक्यूट इन्फ्लामेशन। चाहे अक्यूट इन्फ्लामेशन हो, अक्यूट कोई भी डिजीज़ हो, ये चीज़ सामने उभर के आएगी। तो एक्यूट में क्या हो सकता है आपको, तो एक्यूट में पहचानने का, सोरा को आप कैसे पहचानिएगा एक्यूट में। मान लिए आपको खांसी है, बुखार है, सर्दी है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी, और उसका पहचानने का नियम है कि स्वेलिंग होगा कहीं पे, या फिर पेन हो सकता है कहीं पे, या फिर ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है कहीं पे, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, और इस तरह का ये आपको सोरा में आपको ये दिखेगा। तो अब इसमें इंटर जो करेगा तो इसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कैंटिनियन ने जो ये सोरा का थ्योरी दिया, हम उसी बेस को देखते हुए हम अपने प्रैक्टिस में सारी चीज़ों को उसी पहलू में हम रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि फिर जो मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस है, उसने कहा कि ये चीज़ ठीक है, लेकिन उसने एक चीज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, कहा कि न्यूरो इंडो इम्यूनिटी मैकेनिज्म, ये चीज़ सबसे बड़े डिफरेंस होते हैं। तो ये बात भी किसी हद तक सही है हेमोपैथी के हिसाब से। बाकी ये तो यूनिवर्सल है, इसको तो मानना ही पड़ेगा, आप अगर प्रैक्टिशनर हैं तो इस चीज़ को तो मानना ही पड़ेगा। तो अब जो न्यूरो इंडोक्राइन इम्यूनिटी है, ये होता है क्या कि मान लिए इसमें हार्मोन के भी डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, ये सारे माइंड से रिलेटेड है, आपको मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, ये सोरा की पहचान है। और उसी को देखते हुए डॉक्टर सिगम्यूंड फ्यूड बोल करके एक साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर है, उन्होंने 2-3 तरह के एग्जाम्पल दिए उस चीज़ को समझाने के लिए कि आप कैसे इस चीज़ को समझिएगा। तो उसने उसमें दिया आईडी, ईगो, और एक सुपर ईगो का नाम दिया। अब आईडी उसने कहा कि आपने ख्वाहिश किया कि हमको फलां, एक एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा कि आपको ख्वाहिश करने का, जैसे कि मान लिए एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा कि आपको कोई गाड़ी चाहिए थी, या कोई एक चीज़ आपने उसको कोशिश की कि उसने अपने दिल में इच्छा किया, माइंड में उसने उसको सेटअप किया
कि आपको हमको चाहिए, फिर वो आपको नहीं मिली, ठीक है। तो जब वो नहीं मिली तो फिर उसके बदले में आपको कोई दूसरा चीज़ उसी के रिलेटेड आपको मिली, तो देखिए माइंड में तो वो चीज़ थी आपकी, फिर उसके बाद वो के लिए तो यहाँ पे उसने एक थ्योरी दिया, एक जो है साइकोमैटिक डिजीज़ के तौर पे इसको जाना गया। फिर उसी में आपको वो लेकर के ईगो हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि हम अब पैथोलॉजी के तौर पर हम उसको कैसे समझें। आपके पास अक्यूट कितने भी केसेस, हम यहाँ पे एक ये लगा रहे हैं जो नोसोलॉजी है, जो कहते हैं कि एक्यूट केस सोरा में नहीं आते हैं, तो 90% एक्यूट केसेस जो है तो सोरे के ही होते हैं, क्योंकि अब जो सोरिक के जो केसेस आए ये तो उनकी थ्योरी हो गई। अब हम उसको अपने प्रैक्टिस में कैसे हम समझें, इस चीज़ को हम उसमें हम देखते हैं। तो हम देखते हैं ये है कि जैसे प्रैक्टिस में अगर आप आइएगा, टेबल प्रैक्टिस में आप देखिएगा, पेशेंट आपके पास अक्यूट केसेस में आया तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सोरिक केसेस है, एंटी सोरिक मेडिसिन चलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपको सल्फ़र देना है, हम तो कहते हैं कि सल्फ़र आपको किसी भी एक्यूट केसेस में नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। और इस चीज़ का जिक्र सारे डॉक्टरों ने किया कि आप हायर पोटेंसी सल्फ़र का हो चाहे किसी भी हाइपर सल्फ का हो, ये क्योंकि उसको किंग ऑफ सोरिक कहा जाता है, तो आप सल्फ़र से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आपको जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जैसे ही अक्यूट केसेस आता है, कोई भी हो एक्यूट केसेस, मान लिया आपको मान लिया कोई कफ का सिम्टम लेके आया, तो कफ का सिम्टम ये लेके आया, आपने उसको चाहे कोई भी तरीका से, आपको किसी तरह से उसने आपको मान लिया कफ सिरप दिख दिए, तो वो तो इन्फ्लामेशन उसके अंदर रहा ही टेम्पररी, वो आपका ख़त्म हो गया टेम्पररी, लेकिन अंदर बीच बीच में कभी कभी आपको वो परेशानी लाता हुआ। तो कहने का मतलब है कि आप जब तक सोरा को ठीक नहीं कीजिएगा, मान लिया वो जो प्राइमरी जो इन्फ्लामेशन था आपने उसको क्लियर नहीं किया, इसके वजह से जो पेशेंट था वो फर्स्ट से सेकेंड स्टेज के दौरान मतलब सोरा टू साइको के बीच में वो सफ़र कर रहा है, इसलिए बीच बीच में उसको ऐसा हो रहा है। सेम उसी तरह से अगर आप केस आया कि पेशाब में बर्निंग है, यूटीआई का एक केस आपके पास आ गया, पेशाब में बर्निंग का सेंसेशन बना हुआ है, आपने कोई ऐसी मेडिसिन दी जिससे उसका जो बर्निंग जो है ख़त्म हो गया, फिर कुछ दिन के बाद फिर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो पेशेंट का जो डिज़ीज़ है वो फर्स्ट इन्फ्लामेशन से सेकेंड इन्फ्लामेशन, यानी सोरिक माइज़म से और साइकोटिक माइज़म के बीच में सफ़र कर रहा है। इसीलिए बीच बीच में यही वजह है कि जब आपको यूटीआई होगा तो फिर उसको अगर आप सप्रेस कर देते हैं, कुछ दिन के बाद किडनी स्टोन बनने लगेगा, तो इसके बीच में सफ़र करता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि सारे जो मदर है, माइज़म का जो मदर है वो आपका सोरा है, क्योंकि आप अगर सोरा को ठीक कर दीजिएगा तो आपका पेशेंट कभी भी साइकोटिक में नहीं जाएगा, सिफिलिस में भी नहीं जाएगा। तो इसी वजह से अगर आपके पास एक्यूट केसेस आता है, तो एक्यूट केसेस का मतलब ये नहीं कि आप सल्फ़र दें। एक्यूट केसेस में बहुत सारी मेडिसिन देख सकते हैं। अगर आपके पास स्किन का केसेस है, एक्यूट का है, या फिर कोई भी है एक्यूट का, मान लिया आप फेरमफोस को देख सकते हैं पोटेंसी में, आप इकोनाइट को देख सकते हैं, आप कैंथेरिस को देख सकते हैं, इक्वेस्टिनम को देख सकते हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो सोरिक है, अब मान लिया ख़त्म हो गया, केस बंद करना है, तो आप सल्फ़र का यूज कर सकते हैं छोटा पोटेंसी में। आप केस सल्फ़र को देखिए, अगर केस क्लोज हो जाता है तो कोई बात नहीं है। अगर मान लिया कहीं पे गैल्केरिया काप का आपको पेशेंट दिख रहा है तो सल्फ़र का एक डोज देके गैल्केरिया काप की तरफ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये 3 मेडिसिन का जो एक सिस्टमेटिक बढ़ता है ट्रियो, तो आप जैसे सल्फ़र है, गैल्केरिया है, लाइको है, तो कहने का मतलब है कि ये इसके बाद ही अच्छा काम करती है गैल्केरिया। तो आप अगर सल्फ़र का एक डोज देके जाइएगा उसके तरफ, तो आपके केसेस को बंद कर सकते हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि सल्फ़र हमेशा हायर पोटेंसी में नहीं दी जाती है, वो इसलिए कि वो बीमारी को सप्रेस कर देती है या फिर बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर देती है। यही वजह है कि ट्यूबरकुलोसिस केसेस में प्राइमरी स्टेज में कभी भी सल्फ़र का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो किंग ऑफ सोर ज़रूर है, लेकिन वो किंग तब है जब वो चीज़ को, किंग उसे कहते हैं जो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, मतलब जिसको ऐसा पावर हो जो सब में हदियत हो। मान लिया अब कोई काम किसी से नहीं होता है, वो काम सल्फ़र कर देगा आपका, लेकिन वो लास्ट में, ऐसा नहीं कि आप शुरू में स्टार्टिंग में ही सल्फ़र का यूज कर दिए। उसके अलावा अगर मान लिया आपको स्किन का आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सल्फ़र दें, बिल्कुल सल्फ़र मत दीजिए। आप सीपिया देख सकते हैं, आप मेजीरम को देख सकते हैं, आप ग्रेफाइटिस को देख सकते हैं, ये सारे मेडिसिन है स्किन के लिए। इससे आपका हेपर सल्फ को भी देख सकते हैं आप। ये केसेस को आपको सप्रेस नहीं करेगा, केसेस को आपको डिपॉजिट इसके तरफ आपको नहीं ले जाएगा।
जो दूसरे आपको साइकोटिक माइज़म की तरफ नहीं ले जाएगा। तो ये आपका सोडा था। तो अगर इसमें आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम फिर अगर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए वीडियो में आप बने रहिएगा। और इसमें आप थोड़ा भी अगर आप इधर उधर सेलेक्ट करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। दूसरे केसेस को हम देखेंगे अगर इसमें, तो आप मान लिया है साइकोटिक। तो सब तो पहले तो आपने उसको ठीक नहीं किया। मान लिया कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट लेकर के उसको सप्रेस कर दिया गया है ना, फिर वो बंदा आ जाता है आपके पास साइकोटिक। तो साइकोटिक्स में ओवर ग्रोथ हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। मान लिया एक बच्चादानी का केस आया, ठीक है, पहले उसको इनिशियल स्टेज में आपको देखेगा तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ, सर्वाइसिस्ट हो सकता है उसको यूट्रस में, या यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, या सिस्ट बना होगा, ठीक है, या फिर बल्कि हो गया होगा यूट्रस। अगर आप उसको ठीक नहीं किए प्राइमरी स्टेज में, जो प्राइमरी इन्फ्लामेशन हुआ, जो स्टेज हुआ, उसको ठीक नहीं किए, तो वो आ गया अब आपके पास साइकोटिक में आ गया, क्योंकि उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अब डिपॉजिट होगा तो ग्रोथ भी हो सकता है। तो अब उसमें जो है दूसरी, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ देखा गया है कि इसमें क्या हो सकता है, वो बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, मिलिगेंसी भी हो सकता है, या कहीं पे कुछ डिपॉजिट है। मान लिया यूरिक एसिड का भी केस देखिए तो ये डिपॉजिट होता है ब्लड में, क्योंकि अगर आपने डाइजेशन डिसऑर्डर को ठीक नहीं किया प्राइमरी स्टेज में तो आपका यूरिक एसिड ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, वहाँ से आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगेगा। तो आपने जब प्राइमरी स्टेज को उसका ठीक नहीं किया तो वो दूसरे तरफ केसेस आपके जाने शुरू हो गए, फिर आपको फिर कहीं पे ब्लॉकेज करेगा, फिर यूरिक एसिड आपका किडनी को ख़राब करेगा। तो ये सेकेंड स्टेज जो है ये साइकोटिक में आएगा। साइकोटिक अगर डिपॉजिट कहीं पर भी है, आप एक भाषा में समझिए कि डिपॉजिट कहीं पर भी हो, ठीक है, आपने डिपॉजिट कहीं पर भी हो, अगर डिपॉजिट कहीं पर भी हो जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन तो आपका मेडोरिनम है, थूजा है, नाइट्रम सल्फ है, ये सब मेडिसिन। अब थूजा तो किंग माना जाता है उसमें। अब मेडोरिनम के पेशेंट को देखिएगा तो दिन में ही सारा परेशानी रहेगा, रात में कुछ भी परेशानी नहीं, ये सारे पेशेंट दिन में ही उसको परेशान रहेंगे। तो अब होता है क्या कि अब वहाँ पे सेकेंड स्टेज की इन्फ्लामेशन के तरफ पेशेंट जो है कभी फर्स्ट सेकेंड के बीच में सफ़र कर रहा है। तो आपको वहाँ पे जो है, अब वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ बनती है कि ये साइकोटिक माइज़म में रखा जाएगा। तो आप साइकोटिक माइज़म में अब रख सकते हैं आप, जैसे ट्यूमर, आपको हम बताया कि ट्यूमर होगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा, यूरिक एसिड, ये सारे आपको इसमें है। तो आप उसी तरह से मेडोरिनम का यूज कर सकते हैं आप, किंग है मेडिसिन। उसके बाद थूजा है, वो भी बहुत बड़ा है, नाइट्रम सल्फ भी बहुत बड़ा है जो इसमें आता है। अब तीसरा केसेस आता है इसका कि अगर आप देखें सिफिलिस माइज़म। अब सिफिलिस माइज़म कहाँ हो गया कि हमने आपको पहले कहा कि अगर इसको देखा जाए तो सिफिलिस माइज़म, आपको आम भाषा में इसको यूँ समझिए कि सिफिलिस माइज़म जो है, जहाँ पे क्या होगा, एकदम टिश्यू में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। आप दूसरे भाषा में यूँ समझिए कि उनका फंक्शन लॉस हो जाएगा, और फंक्शन जब लॉस हो जाएगा तो फिर आप उसको समझना। और यही है कि केस इसका बहुत ही रेयर केस में, सिफिलिस का बहुत ही रेयर केस में, मान लिए अब इसमें कैंसर भी आती है, मिलिगेंसी, या फिर सॉरी आपका इसमें सिफिलिस में कैंसर का ट्यूमर आता है ना, अल्सर वगैरह आता है इसमें, जिसमें पेन नहीं होता है अगर कैंसर का है तो। और कुछ कैंसर तो ऐसा है कि उसका पेन बहुत तेज़ी से होता है। अब वहाँ पे जो है, अब यहाँ पे है कि अब मान लिए यहाँ पे अब हार्मोनल चेंजेस भी हो गया, एंडोक्राइन जो इम्यूनिटी है वो भी पूरा डिसऑर्डर हो गया, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो सिफिलिस के लिए सबसे बड़ी है। तो आप सिफिलिस का बहुत बड़ा केसेस तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं होम्योपैथी में, लेकिन कुछ कुछ केसेस आप ठीक कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर सकते। हड्डियों में केसेस आप बहुत बढ़िया निकाल सकते हैं आप, क्योंकि हड्डियों के केसेस डीजनरेशन जितनी भी है वो सारे सिफिलिस हैं। आप हड्डियों का कोई भी केस उठा लीजिए, चाहे ऑस्टोप्रोसिस हो, ऑस्टोआर्थराइटिस हो, है ना, और इनके केसेस हमेशा सिफिलिस के केस होते हैं, और जिसमें जनरेशन होते हैं। अब इसमें बहुत बड़ी मेडिसिन है। अब कुछ जैसे अब फास्फोरस मेडिसिन है, फास्फोरस का इसमें इसलिए है कि आप जो सिफिलिस के केसेस हैं, आप सिफिलिनम के बाद अगर फास्फोरस देते हैं तो सेरा भी दे सकते हैं। तो ये सब केसेस आपको देखने के लिए सबसे क्या चीज़ है कि सिफिलिस का पेशेंट आया तो आपको 1-2 मेडिसिन
सोरिक मेडिसिन देना ही पड़ेगा, क्योंकि केस को आपको बैक लेके जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिफिलिस। तो सिफिलिस को अगर आप देखें तो ये सिफिलिस के, अब मान लिया किसी के फैमिली में सिफिलिस रहा है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस चीज़ को आप ध्यान में देखिए कि बहुत सारे पेशेंट आप देखिएगा कि आपके पास आएंगे, खास के महिलाओं में ये चीज़ देखिएगा कि यूट्रस का जो है मतलब उसका उस समय जो है या फिर एबॉर्शन हुआ हो या फिर मिसकैरेज वगैरह हुआ हो, अगर उसको उस समय ठीक नहीं किया गया हो तो शुरू में, तो पहले उसका शुरू में देखिए उस केसेस में आप एक वहाँ पे हम एक चर्चा करते हैं। पहले उस महिलाओं में देखिएगा कि बर्निंग सेंसेशन होगा, पेशाब में यूटीआई हो सकता है या बर्निंग सेंसेशन होता है। अगर उसको आप ठीक नहीं करते हैं तो फिर वो जाएगा मिसकैरेज की तरफ। ठीक है, और मिसकैरेज जाएगा, बल्कि यूट्रस भी हो जाएगा या फिर थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, वहाँ पे वो साइकोटिक में चला गया। अगर आप उसको ठीक नहीं किए तो उसको बच्चा नहीं रुकेगा, अब वो चले जाएगा सिफिलिस के केसेस में, जहाँ पे उसको ट्यूमर ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, या फिर बच्चादानी में एडिनो हो सकता है। तो वो सिफिलिस में जब चला जाता है तो वहाँ पे आप देखिएगा कि बच्चादानी किसी का बाहर निकल जाता है या फिर किसी का ग्रोथ हो जाता है कुछ दूसरा। तो ये केस देखिए, अगर आप वहाँ पे अगर आप जब उसको प्राइमरी इन्फ्लामेशन था, अगर आप उसको ठीक कर लिए होते, ठीक है, तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि सिफिलिस में अगर आपको बनता है, सल्फ़र को हम नहीं कहते हैं कि आप सल्फ़र का यूज कीजिए। अगर मान लिए कुछ एक मेडिसिन है जैसे थूजा है, ठीक है, ये मेडिसिन हमेशा देखिएगा कि ये मेडिसिन कहता है कि अगर बहुत सारे आप विलियम बोरी की आप मेट्रिया मेडिका को देखें तो कहता है कि अगर ट्यूबरकुलिनम काम नहीं कर रहा है तो आप थूजा को कसरत से यूज कीजिए। हो सकता है कि उसके, क्योंकि थूजा जो है ना, जो बॉडी में जो भी आपका चाहे कोई भी अगर रेजिस्टेंस है, मान लिए कोई भी बीमारी का रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है, थूजा उसको निकाल देती है। क्योंकि थूजा एक तो किंग है ही साइकोटिक का। अब कोई मेडिसिन दे रहे हैं, काम नहीं कर रही है, तो आप थूजा को जैसे ही दीजिएगा वो बॉडी के एंटर करने के लिए उस चीज़ को वो खोल देती है। तो यही वजह है कि अगर आप मेडिसिन, अगर आपको सिफिलिस में केसेस है तो सिफिलिनम का आप यूज कर सकते हैं। अब उसके सबसे बड़ी दवाई है मक्सोल। तो मक्सोल आपको बड़ी ताकत में नहीं देना है, हमेशा लोअर मीडियम पोटेंसी में आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का दें, खास कर इस तरह के केसेस में। हाँ, अब जब माइंड की बात आ जाती है तो माइंड में आपको तो हायर पोटेंसी देना है, क्योंकि उसने उस चीज़ को चेंज कर रखा है, पूरे माहौल को, जो इंडोक्राइन डिसऑर्डर कर रखा है उसने। तो वहाँ पे आपको हायर पोटेंसी का यूज करना पड़ सकता है, तभी केसेस आपका जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये था आज माइज़म से रिलेटेड। और संक्षेप में हम आपको बता दें कि माइज़म, और इससे अच्छा और क्या आपको हम दें कि माइज़म 3 लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लीजिए कि माइज़म पहला है कि सोरा किसको कहेंगे हम, ऐसे माइज़म को कहेंगे जो एक्यूट केसेस आपके पास आते हैं, ये सारे सोरिक हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। दूसरे, अगर डिपॉजिट हो जाए तो आपको डिपॉजिट समझना पड़ेगा कि डिपॉजिट का मतलब ये नहीं कि खाली गांठ बन जाए। डिपॉजिट का मतलब यूरिक एसिड भी होता है, क्योंकि डिपॉजिट है आपके ब्लड में वो। ठीक है, शुगर भी हो सकता है। ठीक है, और आपका और भी चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। ये डिपॉजिट, ये साइको है, ये साइकोटिक है। सिफिलिटिक है जहाँ पे ऑर्गन आपका काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अब डिस्ट्रैक्शन आ गया, बून में आ गया, मान लिया स्पॉन्डिलोस्टाइटिस हो गया। ठीक है, हड्डी कहीं पे आपका जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिस्क आपका खिसक गया। ठीक है, लुम्बर स्पाइनल हो गया आपको। ठीक है, तो डीजनरेशन कहीं पे आपको बून्स में दिख रहा है, कहीं पे किसी ऑर्गन में दिख रहा है, तो ये सिफिलिस के केसेस हो गए। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एक्यूट केसेस सोरिक होगा, डिपॉजिट जो होगा वो साइकोटिक में होगा। सिफिलिस ऐसे होगा जहाँ पे टिश्यू में डिस्ट्रैक्शन होगा, ऑर्गन का फंक्शन नहीं होगा। आप इस चीज़ को ऐसे संक्षेप में समझ सकते हैं। अब दूसरे चीज़ अगर हम इसको देखें, अब मेडिसिन कौन कौन सी बनती है, तो सोरिक में आपको हम पहले ही बता चुके हैं वो सारी मेडिसिन है, साइकोटिक में भी वो सारी मेडिसिन है, सिफिलिस में भी वो सारी मेडिसिन हैं। तो आप
देखिए, फिर टेबल प्रैक्टिस में जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा तो आपको उस चीज़ को ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को रेक्टिफाई करने का कोशिश करेंगे, या फिर हम ऑनलाइन जब आएंगे तो हम इस चीज़ पे और भी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमको सिर्फ कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसी हिसाब से एक ऑनलाइन डिटेल, हम ऑनलाइन जब आएंगे तो लाइव में ही हम आपको उस चीज़ का करेक्शन करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया हो, और फिर वो क्वेश्चन हम आपको वहाँ पे बतलाना शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।